हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज की सीरीज़ के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट वैल्यूज इन सी लैंग्वेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक हमने इस वीडियो में लिया है डेटा टाइप्स। सबसे पहला जो एक क्वेश्चन डेटा टाइप्स को लेकर उठता है कि डेटा टाइप्स का यूज क्या है। तो हमारा सिंपल आंसर निकलने जाता है कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट। तो देखिए, आपसे किसी ने ये नहीं पूछा कि डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं। वो आपसे पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप। तो इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं, इसका यूज नहीं है। तो डेटा टाइप्स आर बेसिकली यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। एक सिंपल सा एक सेंटेंस है और हम ये ना बोल के हम अगल बगल की चीज़ें बता रहे होते हैं आपका। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज डेटा टाइप या व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप्स आर बेसिकली यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। अब उसके बाद हम आगे बता सकते हैं कि डेटा टाइप्स करते क्या हैं। देखिए, बेसिकली डेटा टाइप्स हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि आगे चलकर हम किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। मीन्स हम कोई कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, या हम कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, या फिर हम फ्रैक्शनल वैल्यू जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होते हैं आपके, जिनको फ्लोट या डबल कहते हैं, हम उन वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं आपका। तो हम पहले इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं आपके। तो जैसे हम किससे पूछते हैं कि डेटा कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो उसके मुंह से सिंपल आंसर निकलता है कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। जी नहीं। सबसे पहले डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब इनमें क्या डिफरेंस है? आप कहेंगे ये हमने क्या एक अचानक चीज़ें पढ़ ली हैं। देखिए, जो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये प्री डिफाइंड है, ये सॉफ्टवेयर के साथ हमको मिलते हैं, इनको हम खुद नहीं बना रहे हैं आपका। तो इनको कहते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। इसी में इंटीजर में और फर्दर होते हैं अनसाइन इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, अनसाइन लॉन्ग इंटीजर। इसको हम नेक्स्ट उसमें आपको डिटेल में अभी देखेंगे अभी आपका। बट ये क्योंकि प्री डिफाइंड है तो इनको हम नहीं बना रहे हैं, तो ये आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए। और दूसरा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नॉन प्रिमिटिव उनको कहते हैं जो यूजर डिफाइंड होते हैं, मीन्स इनको हम बनाते हैं, ये पहले से बने बनाए नहीं मिलते हैं। तो सी लैंग्वेज में ये स्ट्रक्ट है, जिसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, यूनियन है, इनम है। अगर इनकेस हम कभी ऊप्स की जो सीरीज शुरू करेंगे, ऊप्स में क्लास आपका हो जाता है। क्लास एक आपका प्री डिफाइंड नहीं है, बल्कि एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहलाता है आपका। तो ये हमारे हैं टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स आपके। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि कौन सा डेटा टाइप कितनी मेमोरी कंज्यूम करता है, उसकी रेंज क्या है, या उसको यूज़ करने के लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे हैं। देखिए, पूरा चार्ट है जिसको आप प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं। स्क्रीन को होल्ड करके, इस वीडियो को स्टॉप करके आप पूरा प्रॉपर नोट कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको जरूर याद होना चाहिए। देखिए, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम सी को हम टर्बो सी में कर रहे हैं या हम किसी दूसरे कंपाइलर में कर रहे हैं। मीन्स बेसिकली आप, कई लोग वीएस कोड में कर रहे होते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में कर रहे होते हैं, कुछ लोग आपका कोड ब्लॉक में कर रहे होते हैं आपका। तो जो जो पहला जो इसका टर्बो सी चलता था, उसमें इसकी मेमोरी साइज अलग है, और जो अब लेटेस्ट जो चलते हैं आपके वीएस कोड या कोड ब्लॉक, इसमें इसके मेमोरी साइज अलग है। तो देखिए, मैंने दोनों को क्लियरली मेंशन कर दिया है कि टर्बो सी में कैरेक्टर 1 बाइट कंज्यूम करता है, बट जो आपके लेटेस्ट जो आपके कंपाइलर है उसमें आपका 2 बाइट कंज्यूम करता है। तो पूरा चार्ट मेंशनड है, साथ में इनकी रेंज मेंशनड है कि इसकी मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, और प्लस लास्ट में देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हो रहे हैं। जो हम आगे चलकर प्रिंटफ या स्कैनफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं कि कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी है, अनसाइन इंटीजर के लिए आपका परसेंटेज यू होता है, इंटीजर के लिए परसेंटेज डी होता है। तो कई लोगों को ये सब क्लियर नहीं होते हैं। जैसे कई लोग अनसाइन लॉन्ग इंटीजर के लिए एल यू होता है, परसेंटेज एल यू, तो ये नहीं मालूम चलता किसी को आपका। और सबसे पहले बात, तो इनको परसेंटेज सी, परसेंट डी जरूर बोलते हैं, बट इसका प्रॉपर जो आपका एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है वह है फॉर्मेट स्पेसिफायर। दे आर नोन एज फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इस चार्ट को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक था हमारा वो है वेरिएबल, कि वेरिएबल्स क्या है हमारे। देखिए, वेरिएबल्स का जो बेसिक पर्पज हमारा है वो क्या, हमारा वैल्यू को स्टोर करना आपका। लेकिन जो एक वेरिएबल का नाम होता है, जिस प्रकार से हमारा मोबाइल में एक आपका मोबाइल नंबर होता है, जैसा हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही किसी वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक आपका नाम होता है आपका, जिसको हम वेरिएबल नेम कहते हैं। देखिए, मैंने नीचे नोट में भी लिखा है, इसको प्रॉपर वे में एक आपका कहते हैं आइडेंटिफायर। मीन्स वेरिएबल नेम्स आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर, क्योंकि हम उसको उस नाम से क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो अ वेरिएबल नेम इज अ नेम इन द मेमोरी लोकेशन। दूसरा, इट इज यूज टू स्टोर डेटा। और मेन चीज़ क्या है कि हम इसके वैल्यू को, अगर नॉर्मल वेरिएबल है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कांस्टेंट आपका है उसको अभी हम नहीं लेके चल रहे हैं, तो किसी भी नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू को हम कितने बार भी प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं, और उसको हम कितने बार भी हम रीयूज कर सकते हैं आपका।
लेकिन हम सेम प्रोग्राम में रीयूज करेंगे, ना कि हम किसी दूसरे प्रोग्राम में आपका। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी भी वेरिएबल को यूज करने से पहले उस वेरिएबल को किसी ना किसी डेटा टाइप से डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है कि वेरिएबल नेम्स आर ऑल्सो नोन एज आइडेंटिफायर आपका। अब देखिए, बात आ रही है यहाँ पर वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि क्या वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है? जी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता है। तो पहला जो रूल है आपका कि किसी भी वेरिएबल नेम में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स आ सकते हैं, डिजिट आ सकता है और एक अंडरस्कोर सिंबल आ सकता है, जिसको हम शिफ्ट के साथ हाइपन यूज करते हैं आपका, जो नीचे की तरफ लगता है आपका अंडरस्कोर सिंबल आपका। और दूसरा पॉइंट क्या है आपका कि कोई भी वेरिएबल का जो नाम है वो कभी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। मीन्स वो अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट तो हो सकता है, बट किसी वेरिएबल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट चीज़ क्या आपका कि जो इनकी वैल्यू है हम उसको कहीं पर भी आपका चेंज कर सकते हैं, हम कहीं पर कितने टाइम इसको हम रीयूज कर सकते हैं आपका। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपका कि किसी भी वेरिएबल का नाम कोई जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं, अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स को कीवर्ड्स भी कहते हैं, मैं बताऊंगा आगे चलकर आपका। पर किसी भी वेरिएबल का नाम कोई रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स के नाम से हम नहीं रख सकते हैं। जैसे मैं अभी आप सिंपल वे में कहूँ, जो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल या आगे चलकर ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, इफ़, ये सब आपके क्या है, प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो सॉफ्टवेयर किसी न किसी पर्पज के लिए यूज कर रहा है। तो इन नामों से हम अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते हैं आपका। और जो सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वेरिएबल के नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं आ सकता आपका। अगर आपको कभी स्पेस की फीलिंग चाहिए हो तो आप अंडरस्कोर सिंबल यूज़ कर सकते हैं, बट कभी भी आप इसमें बीच में स्पेस नहीं दे सकते आपका। तो ये कुछ रूल्स हैं आपके किसी वेरिएबल के नाम के लिए, आप इनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात उठती है कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है आपका। देखिए, मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ आपका स्टूडेंट्स के लिए आपका। तो देखिए, स्टूडेंट का हम जैसे हम जब नाम लेते हैं स्टूडेंट, तो इसके हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, स्टूडेंट की एज क्या होगी, या उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसका टोटल क्या है, उसका जेंडर क्या है। तो देखिए, हमको क्या करना है कि अपनी जो वैल्यू है उसके हिसाब से ये डिसाइड करना है कि कब हमें इंटीजर यूज़ करना है, कब हमें कैरेक्टर यूज़ करना है, कब हमें फ्लोट यूज़ करना है। मीन्स ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, फिर सुन लीजिएगा, ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, वो सारे बन जाएंगे आपके इंटीजर। देखिए, मैंने रोल और नंबर के बीच में स्पेस देने के बजाय मैंने अंडरस्कोर लगा रखा है ताकि आपको एग्जांपल क्लियर समझ में आ जाए। एज, आपने देखा हो किसी की भी एज हम जब पूछते हैं तो कहते हैं कि आपकी एज क्या है, तो हम वो कहता है 17 है या 20 है। कभी आपने 20.5 नहीं सुना होगा, या कभी आपने 20.8 नहीं सुना होगा, क्योंकि 20.8 20.5 तो एक डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू हो गई। तो एज हमारी हमेशा इंटीजर होती है, 21, 22, 19, 20। तो एज ऑलवेज भी है इंटीजर आपका। मार्क्स, देखिए, भले ही आपके क्लास में मार्क्स मिलते हो आपके कि 90.2, 9.5, बट जब मार्कशीट बनती है तो उसमें हम एज ए होल नंबर ही आते हैं। परसेंटेज आपका देखिए, लास्ट फ्लोट परसेंटेज लिखा है, परसेंटेज आपका क्या होता है, डेसिमल में हो सकता है, बट मार्क्स हमेशा इंटीजर में होते हैं, क्योंकि जब मार्क्स इंटीजर में है तो टोटल भी हमारा इंटीजर ही होगा। देखिए, नेक्स्ट कैरेक्टर में जेंडर, ग्रेड, सेक्शन, ऐसी सेक्शन। देखिए, जो सिंगल कैरेक्टर होते हैं उसके लिए आप सिंपल यूज़ कर लेते हैं, जो भी आपका नाम दे रहे हैं, बट देखिए लास्ट में नेम और ब्रैकेट में 30 लिखा है, क्योंकि नेम हमारा मल्टीपल कैरेक्टर से बनता है। मीन्स नेम हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू है। जैसे मेरा नाम विनोद राणा है, तो विनोद में 5 कैरेक्टर, राणा में 4 कैरेक्टर, बीच में एक स्पेस भी आ रहा है, तो 10 कैरेक्टर हो गए। तो हम यहाँ पर एक अपर लिमिट लेके चलते हैं। कई लोगों के नाम बड़े बड़े भी होते हैं, अभ्युदय प्रताप सिंह चौहान, तो किसी का भी नाम स्टोर हो सके तो इसमें एक अपर लिमिट लेके चलते हैं। नेम 30 मीन्स 30 कैरेक्टर्स में स्टोर किए जा सकते हैं। और 30 लगाने का मतलब ये होता है, एक आगे चलकर टॉपिक पढ़ेंगे हम एरे, बट फिलहाल राइट नाउ ये आपका एक बन गया स्ट्रिंग। मीन्स हम नेम के अंदर एक मल्टीपल कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जबकि जेंडर, ग्रेड और सेक्शन के अंदर हम केवल एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट, PER, देखिए एक चीज़ और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सेक्शन को भी SEC लिखा है और परसेंटेज को PER लिखा है। वेरिएबल नेम छोटे पर मीनिंगफुल होने चाहिए। A B मत यूज करा करिए। A B से कभी फीलिंग नहीं आती कि A का मतलब परसेंटेज है या B का मतलब सेक्शन है। PER परसेंटेज को इंडिकेट करता है और SEC सेक्शन को इंडिकेट करता है आपका। अब देखिए, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया आपका एक एम्प्लॉय के लिए। अब एम्प्लॉय का देखिए एक जिक्र आते ही हमारे दिमाग में आता है उसका कोड क्या होगा, एम्प्लॉय कोड क्या होगा, उस एम्प्लॉय की एज क्या होगी, उस एम्प्लॉय को कौन सा ग्रेड मिला है, उस एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, उस एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, उसका HRA मीन्स हाउस रेंट अलाउंस क्या है, DA क्या है, DNS अलाउंस क्या है,
प्रोविडेंट फंड कितना है उसका, उसके ग्रॉस सैलरी क्या है, उसकी नेट सैलरी क्या है। तो देखिए उसके हिसाब से मैंने छोटा एग्जांपल दिया है। जो कोड है इसका, उसका कोड 101 है, 102 है, इंटीजर हो गया। उसकी एज क्या है, 30, 31, 35, इंटीजर हो गया। जेंडर और ग्रेड, जेंडर एम और एफ, हम मेल फीमेल स्टोर नहीं करेंगे, सिर्फ एम और एफ स्टोर करेंगे, तो इससे कैरेक्टर हो गया। ग्रेड उसका ए है, बी है, सी है, अगेन कैरेक्टर हो गया, इसलिए हमने कैरेक्टर लिया। बट देखिए नेम और डिपार्टमेंट, जैसे डिपार्टमेंट उसका अकाउंट्स है, डिपार्टमेंट उसका सेल्स है, डिपार्टमेंट उसका मार्केटिंग है, तो मल्टीपल कैरेक्टर सारे देखिए आपके। फिर डिपार्टमेंट के ब्रैकेट में देखिए 15 डाल दिया, क्योंकि 15 इज मोर सफिशिएंट टू स्टोर एनी डिपार्टमेंट आपका। नेम 30, मल्टीपल कैरेक्टर्स है, इसलिए फिर 30 ले लिया आपका। अब देखिए सैलरी के लिए देखिए मैंने लॉन्ग इंटीजर लिया है। देखिए इंटीजर एक होता है जिसकी रेंज होती है मीन्स 32767, मतलब 32,767 तक की वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंटीजर सफिशिएंट है आपका। बट अगर आपको इससे बड़ी वैल्यू चाहिए तो उसके लिए लॉन्ग इंटीजर होता है आपका। सैलरी किसी के 40,000 हो सकती है, किसी की 50,000 हो सकती है, किसी की 1 लाख अबाव हो सकती है, तो उसके लिए लॉन्ग इंटीजर आपका। बट लॉन्ग इंटीजर भी एक ऐसी न्यूमेरिक वैल्यू होगी जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे। लेकिन जो HRA, DA, प्रोविडेंट फंड, ये सब क्या होता है कि सैलरी का एक परसेंटेज होता है। तो जब भी आप परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो इट शुड ऑलवेज बी फ्लोट। तो इसी के लिए हमने HRA को, DA, प्रोविडेंट फंड, ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, इन सबको हमने क्या लिया, फ्लोट लिया। आगे चलकर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। आज तो हम एक सिर्फ एक आपका वेरिएबल्स क्या है उसका एक आपका इंट्रोडक्शन चल रहा है, दैट्स ऑल बस आपका। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर चल रहा है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करना है। मैंने देखिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने पहले कहा इंटीजर है, तो इसको कहेंगे डिक्लेरेशन। देखिए 2 स्लैश लगाने से वो आगे का पार्ट रिमार्क बन जाता है आपका। तो डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल इंटीजर है। बट अगर मैं लिख रहा हूँ A = 10, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है वैल्यू को असाइन करना। तो इनिशियलाइजेशन बोलिए या असाइन करना बोलिए। A = 10, देखिए आगे लिखा भी मैंने आपका, इनिशियलाइजेशन ऑफ ए वेरिएबल मीन्स हम ए वेरिएबल में 10 वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं आपका। जो नेक्स्ट है इंटीजर B = 5 मीन्स देखिए हम यहाँ पर 2 काम कर रहे हैं। हम यहाँ पर डिक्लेयर भी कर रहे हैं और साथ में इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, मीन डिक्लेरेशन विद इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं आपका यहाँ पर। नेक्स्ट में देखिए हमने क्या लिखा है, कैरेक्टर जेन मीन जेंडर = M। देखिए अगेन यहाँ पर बहुत क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए जेन मीन्स सिंगल कैरेक्टर, और देखिए सिंगल कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर किया जाता है। जो एम को देखिए मैंने 2 सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर कर रखा है। सिंगल कोट QUOT COD नहीं, कोटेशन मार्क वाला कोट। तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर मैंने एम को स्टोर कर रखा है। ग्रेड, और देखिए नीचे लगा ग्रेड = A। अगेन देखिए क्योंकि कैरेक्टर था तो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने आपको A को स्टोर कर दिया। देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो स्ट्रिंग का है। कैरेक्टर नेम 30 उसकी लिमिट दे दी मैंने, विनोद राणा। तो विनोद राणा क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं और ये स्ट्रिंग है, इसलिए देखिए इसको डबल कोट्स के अंदर स्टोर किया है। तो कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगी। डिपार्टमेंट 15, और डिपार्टमेंट मैंने स्टोर नहीं किया, लेकिन नीचे लाइन में क्या लिखा है, डिपार्टमेंट = कंप्यूटर। तो C लैंग्वेज में या आगे चलकर C++ में किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल को आप डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज कर सकते हो, डिक्लेरेशन के साथ, बट अगर आपको सेपरेटली इनिशियलाइज करना हो तो वो पॉसिबल नहीं है। बट आगे चलकर इसके लिए कुछ फंक्शंस यूज होते हैं, जैसे कि C में होता है strcpy स्ट्रिंग कॉपी। बट डायरेक्ट आप किसी स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। देखिए मैंने नीचे नोट में लिख भी दिया है, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। विद द डिक्लेरेशन स्ट्रिंग कैन बी इनिशियलाइज, बट विदाउट डिक्लेरेशन स्ट्रिंग कैन नॉट बी इनिशियलाइज। मीन डिक्लेरेशन के साथ तो आप इनिशियलाइज कर सकते हो स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग की बात चल रही है। बाकी सारे वैल्यूज आपके डिक्लेरेशन के साथ और विदाउट डिक्लेरेशन इनिशियलाइज हो सकते हैं, बट सिर्फ स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो सिर्फ डिक्लेरेशन के साथ तो आपके इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट आप बिना डिक्लेरेशन के डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। और देखिए मैंने 2 रिमार्क जो आपके जो फॉरवर्ड स्लैश है उनका नीचे मेंशन कर दिया है कि दे आर यूज्ड फॉर कमेंट स्टेटमेंट। कहीं पर आप चाहते हो कि ये लाइन काम ना करे, मीन्स ये हमारे प्रोग्राम का पार्ट हो बट ये एग्जीक्यूशन में यूज़ ना हो आपका, तो उसके आप जब भी आप 2 स्लैश लगा देंगे, इनको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं आपका, जब भी 2 स्लैश लगा देंगे तो वो पर्टिकुलर लाइन जो है आपकी कमेंट बन जाएगी आपकी। जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का आपका कांस्टेंट वैल्यूज। देखिए जैसे नाम चला है कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, जिसको हम चेंज ना कर सकें आपका। तो कांस्टेंट वैल्यूज आर दोज वैल्यूज विच कैन नॉट बी चेंज एट एनी प्लेस इन द प्रोग्राम। मीन्स आप उसको उस पूरे प्रोग्राम में यूज़ तो कहीं पर भी कर सकते हैं, बट उसकी वैल्यू को आप कहीं पर चेंज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे लाइफ में पूछूं कि आपके मैथ में कोई एक ऐसी वैल्यू बताइए जो कांस्टेंट है, जो कभी चेंज नहीं हो सकती है, कभी चेंज होती ही नहीं है, तो आप सोचेंगे ऐसी कौन सी वैल्यू है। बट एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है पाई की वैल्यू 22/7 बोलिए या 3.14 बोलिए।
ये एक फिक्स वैल्यू होती है। आप जहाँ कहीं पर भी जो भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो आपका अमेरिका हो, चाहे वो आपका यूके हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अगर वो आपकी पाई की वैल्यू को यूज करेगी तो 3.14 या 22/7 ही यूज करेगी, कोई और यूज नहीं करेगी। या फिजिक्स में एक आपके जी होती है, जी की वैल्यू 9.8 होती है आपकी, ये भी एक फिक्स वैल्यू है जिसको आप चेंज नहीं करेंगे कभी भी आपका। तो इस टाइप की वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यूज कहते हैं। एग्जांपल्स तो आगे चलकर हम बहुत सारे लेंगे आपका, बट व्हाट इज कांस्टेंट वैल्यू ये आपको समझाने की कोशिश की है। अब देखिए कांस्टेंट वैल्यूज में भी दो आपके एग्जाम्पल्स हैं। एक होता है आपका कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या है, और एक होता है बैकस्लैश कांस्टेंट्स क्या है आपका। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई। देखिए कांस्टेंट वेरिएबल को बनाने के दो तरीके हैं। एक हमारे पास कीवर्ड है CONST, जिसको कांस्टेंट कीवर्ड कहते हैं आपका, बट जो इसके लिए जो आपका कीवर्ड यूज होता है CONST बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे कि हम बोलते हैं इंटीजर बट लिखते हैं INT, हम बोलते हैं कैरेक्टर बट लिखते हैं CHAR। देखिए इसको चार मत 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 बोलिएगा, चार कई लोग चार 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 बोलते हैं, बट CHAR को कैर बोलते हैं आपका, कैरेक्टर का कैर आपका। वैसे ही कीवर्ड का नाम है कांस्टेंट, बट जो कीवर्ड है वो CONST है आपका। तो कभी भी इस कीवर्ड की हेल्प से डिक्लेरेशन टाइम पे आप किसी भी वेरिएबल को जब डिक्लेयर करेंगे तो वो आपका वेरिएबल कांस्टेंट बन जाएगा। इट मीन्स आप उसकी वैल्यू को कहीं पर यूज तो कर सकते हैं, बट उसको आप कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो एक एरर जनरेट करेगा, क्योंकि वो क्या बन चुका है, कांस्टेंट बन चुका है। देखिए नीचे एग्जांपल में रखा है कांस्टेंट फ्लोट पाई इक्वल टू 3.14। अब आप सोच रहे होंगे पाई को मैंने कैपिटल लेटर में क्यों लिखा है। देखिए ये एक रूल होता है आपका, रूल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि आप नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी, बट ये एक आपका तरीका है, एक वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम है कि अगर वेरिएबल कांस्टेंट्स हैं तो उनको कैपिटल लेटर से डिक्लेयर करिए, अदरवाइज हमेशा लोअर केस में आप डिक्लेयर करिए। लोअर केस अपर केस में आपको समझा चुका हूँ, अपर केस का मतलब कैपिटल लेटर्स में और लोअर केस का स्मॉल लेटर्स में आपका। तो नॉर्मली कांस्टेंट वेरिएबल को एक वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम है कि आप उसको हमेशा कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करिए, और उसको आप यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। नीचे देखिए मेंशन भी कर रखा है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल पाई कैन नॉट बी चेंज एट एनी प्लेस इन द प्रोग्राम। मीन्स आप इसको मल्टीपल जगह पे यूज तो कर सकते हैं, बट इसको आप कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक पहला तरीका हो गया किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कैसे बनाना है, CONST कीवर्ड की हेल्प से। देखिए दूसरा जो मेथड आपका है वो है आपका हैश डिफाइन। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, हैश को जो नॉर्मली हम बोलते हैं हैश, बट इसको एक सिंबल कहते हैं प्री प्रोसेसर सिंबल, आगे मेंशन में कर रखा है हैश डिफाइन। इस हैश को प्री प्रोसेसर सिंबल कहते हैं। तो इस हैश डिफाइंड कीवर्ड से भी हम किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं, बट इसके कुछ रूल्स हैं आपके। ये हमेशा मेन के ऊपर लिखा जाएगा, मेन के अंदर कभी भी नहीं लिख पाएंगे। जबकि जो CONST था वो मेन के अंदर भी हो सकता है और मेन के बाहर भी हो सकता है, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आगे चलकर डिटेल में बताऊंगा कि कौन ग्लोबल वेरिएबल है कौन लोकल वेरिएबल है, ये आगे डिटेल में आएगा। एक टॉपिक है स्टोरेज क्लास, उसमें आएगा आपका। बट अभी राइट नाउ बता रहा हूँ आपको कि हैश डिफाइन हमेशा मेन के ऊपर डिक्लेयर होगा आपका। दूसरी बात, जो वेरिएबल है आपका उसके बाद इसमें इक्वल टू का सिंबल नहीं लगता है, और तीसरी बात इसके लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता आपका। फिर सुन लीजिएगा, एक तो इसमें इक्वल टू नहीं लगता, लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगता है, क्योंकि एक हमने हर सी प्रोग्रामर ने रटा होता है कि हर लाइन के बाद में सेमीकोलन लगा दीजिए, बट हैश डिफाइन स्टेटमेंट में इक्वल टू और सेमीकोलन नहीं लगता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने के। पहला तरीका है CONST कीवर्ड से, और दूसरा तरीका है हैश डिफाइन स्टेटमेंट से आपका। शायद मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए लास्ट इस पर जो आपका कांस्टेंट वैल्यूज में क्या है कि सी लैंग्वेज भी हमको कुछ कांस्टेंट वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ये सब हमेशा आपका जो बैकस्लैश सिंबल है उसके साथ यूज होते हैं, इसीलिए इनको आपका बैकस्लैश कांस्टेंट भी कहते हैं। देखिए मैंने ऊपर लिखा भी है, दे आर यूज विद ए बैकस्लैश सिंबल, दैट्स वाई दे आर नोन एज बैकस्लैश कांस्टेंट। लेकिन कुछ लोग इसको एस्केप सीक्वेंस भी कहते हैं। तो बैकस्लैश कांस्टेंट्स और एस्केप सीक्वेंस एक ही चीज़ है, दो अलग चीज़ें नहीं है। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस, तभी आप इसको यही बताएगा, और कोई पूछता है व्हाट इज बैकस्लैश कांस्टेंट, उसको भी आप यही चीज़ बताएगा। नीचे देखिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने आपको कि /a का मतलब होता है बीप। देखिए अब जो लेटेस्ट जो आपके OS चल रहे हैं, आपके विंडोज 10, विंडोज 11 या विंडोज 8, अब उसमें ये यूज़ नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत पुराने वर्जन भी यूज़ करके हैं, तो /a बेसिकली बीप देने का काम करता है। /b क्या करता है आपका, ये बैकस्लैश आपका बैकस्पेस के रूप में यूज़ करता है। मीन्स जब इसको आप रन कराएंगे तो ये रन टाइम पे आपके कर्सर को 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट मूव करता है। अभी आपको लग रहा हो कि क्या होगा कैसे होगा, बट प्रॉपर हम इसके एग्जांपल्स लेंगे, इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियोज़ में या किसी और वीडियो में मैं आपको पूरा क्लियरली बता दूंगा कि कैसे बिहेव करते हैं। /n
न्यू लाइन मीन्स ये हमेशा क्या करता है, जब भी यूज होगा ये बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन कर्सर पहुंचा देगा आपका, ताकि लाइन को ब्रेक कर सके आपका। स्लैश आर क्या करता है, ये बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन, जो करंट लाइन चल रही होगी उसके बिगिनिंग में कर्सर को पहुंचा देता है आपका। स्लैश टी ये कहता है टैब स्पेस, मीन्स ये क्या करता है कि आपके कर्सर को नेक्स्ट टैब स्टॉप, बाय डिफॉल्ट वैसे हर 8 कैरेक्टर के बाद एक टैब स्टॉप होता है, तो हर 8 कैरेक्टर के बाद आपका ये उसका मुंह करा देता है, लेकिन ये हर बार 8 कैरेक्टर का स्पेस नहीं देता है। डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर पोजीशन से आप स्लैश टी लगा रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप 3 कैरेक्टर मूव कर चुके हैं तो जब स्लैश टी लगाएंगे तो ये केवल आपको 5 स्पेस देगा, मीन टोटल 8 हो गया आपका। 3 आप ऑलरेडी जा चुके थे, उसके बाद स्लैश टी लगाया आपने, तो ये आपको टोटल 8 कैरेक्टर का स्पेस दे रहा है, मीन्स आपको 5 कैरेक्टर का स्पेस है और 3 कैरेक्टर पहले से थे आपके। तो आप सिंपल समझिए कि नेक्स्ट टैब स्टॉप पर मूव कराता है गुस्से में आपका। लास्ट के जो 3 देखिए आपके हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनका यूज कहीं नहीं है, बट कई बार इंटरव्यू में कुछ लोग हमसे पूछ लेते हैं कि भैया आप एक स्लैश प्रिंट करके दिखा दीजिए। तो नॉर्मली कभी भी आप स्क्रीन पर स्लैश प्रिंट करेंगे तो ये कभी स्लैश प्रिंट नहीं करेगा, बट अगर आपको एक स्लैश को प्रिंट करना है तो आपको 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे। वैसे ही आपको कभी अगर आपको सिंगल कोड प्रिंट करना है या कभी आपको डबल कोड प्रिंट करना है, तो जब उसको आप एक स्लैश के साथ यूज करेंगे तब ये सिंगल कोड, डबल कोड या एक स्लैश को प्रिंट करेगा, अदरवाइज ये कभी भी आपका प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि स्लैश के बाद जो भी अगला कैरेक्टर हो जाएगा, जैसे आपने लिखा स्लैश नैनीताल, तो स्लैश और नैनीताल, तो नैनीताल एन से स्टार्ट होता है, तो स्लैश और एन मिलकर आपका लाइन ब्रेक का काम कर देंगे। जैसे आपने लिखा है स्लैश आगरा, तो स्लैश और आगरा क्या है, स्लैश ए देखिए बीप का काम करता है, तो जो आपका आउटपुट आएगा वो सिर्फ GRA आएगा, स्लैश आगरा नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्लैश आगरा प्रिंट करना है तो आपको 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे आपको, और उसके बाद आगरा ले दीजिए, 2 स्लैश का नैनीताल ले लेंगे तो स्लैश नैनीताल प्रिंट हो जाएगा आपका। आगे चलकर हम इसको प्रॉपरली हम प्रैक्टिकल में करके दिखा दूंगा आपको मैं, अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक्स करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय।